राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर गायिका प्रीति सागर। प्रीति सागर के साथ बातों का ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं उनके गाए हुए कुछ गानों पर। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। आज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक दिल जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। मेरो गाम का था बारे जा, दूध की नदियाँ वाहे जा, कोयल को गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना, हे मारे घर अंगना ना भूलो ना। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। थैंक यू। हम सभी जानते हैं कि आपको ईश्वर ने बहुत ही सुरीला गला दिया है और एक ऐसी कला दी है जिसके बल पर हम और आप इस वक्त आमने सामने बैठे हुए हैं। जी, हमको बताइए कि ये जो गायकी का आपके अंदर हुनर है ये कब आपको पहचान में आया होगा और कब से वो सफ़र शुरू हुआ? एक्चुअली इरफान जी, ये मैं एक कायस्थ फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी श्री मोती सागर जी जो एक्टर भी थे और सिंगर भी थे, तो उनसे मैंने ये विरासत में संगीत लिया है। और हम कास्तों में हर फंक्शन में कुछ ना कुछ गाने चलते रहते हैं, होली के और दिवाली के या सब, तो मैं बचपन से बहुत सुनती रहती थी और मुझे शौक़ भी था म्यूज़िक का। और ऐसे गाते 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 और कब मैं सिंगर बन गई, बस सर उससे गाते गाते सीखते सीखते बन गई सिंगर। पैदा तो आप मुंबई में ही हुए? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और मोती सागर जी के गाए हुए कुछ गाने आपको याद आते हैं? उनका शिकार का गाना था, मुझे याद नहीं आ रहे कौन कौन से गाने थे, बट ही यूज्ड टू एक्ट हिमसेल्फ, खुद एक्टिंग करते थे और अपना खुद प्लेबैक देते थे शुरू में, फिर मुकेश जी उनका प्लेबैक देने लगे और कभी गाते थे, कभी मोर ऑफ एन एक्टर एंड लेस ऑफ अ सिंगर। हाँ, तो मोती सागर जी के कितने बच्चे, जिनमें आप कितने नंबर की? हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ प्रीति, फिर मेरे से छोटी है नीति और हम सबसे छोटी है नमिता। और इनमें से गाने का शौक़ सिर्फ आपको हुआ? अगर एक तरह गाने का शौक़ तीनों को है, पर मैंने ये प्रोफेशन लिया। एंड नीति ने जो मंथन का गीत है मेरो गाम काठा पार, वो लिखा है। और नमिता ने एक प्रोग्राम आता था फुलवारी बच्चों की, तो उसमें उसने होस्ट किया, खुद प्रोडक्शन किया उसका, और बोलती भी थी, लिखती भी थी, तो शी इज़ वेरी गुड एट दैट। अपने खुद के गाने के कौशल की यादें आपको बहुत पीछे अगर जाएं तो कितनी उम्र से आपको याद आता है कि आपने गाने में शौक़ दिखाया होगा और कुछ कुछ गाना शुरू किया होगा और कुछ लोगों ने उसको पहचाना होगा? वो कुछ दौर याद कीजिए हमारे लिए। जब मैं छोटी थी तो अक्सर जब गाने बजते थे रेडियो पे,
तो मैं गाती थी साथ-साथ बैठी हुई अकेले। तो मेरी मम्मी जो थी शी वाज़ अ प्रोफ़ेसर ऑफ़ इंग्लिश फ्रॉम भवंस कॉलेज। तो वो आके देखती थी कि प्रीति गा रही है या रेडियो में कोई गा रहा है। तो उनको ये लगता था मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो ऐसे मैं गाती-गाती रहती थी। फिर मैंने जब विविध भारती कमर्शियलाइज़ हुआ तो रेडियो जिंगल्स गाने शुरू किए थे मैंने। कुछ पापा के फ्रेंड्स थे जो जिंगल बनाते थे, तो उन्होंने उनको पापा को अप्रोच किया कि प्रीति हमारे लिए एक जिंगल गा देगी। तो पापा ने कहा ठीक है, अगर इसकी पढ़ाई में हर्जा नहीं होगा तो सैटरडे संडे आके गा सकती है। तो यूँ मैंने जिंगल्स गाने शुरू किए। कमर्शियल्स मैंने शायद 10,000 से जितने ही जिंगल्स गाए होंगे और हर लैंग्वेज में मैं गाती थी एंड ऑल। तो उससे काफ़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई थी। और फिर जो पहला गीत मैंने गाया जूली का, माई हार्ट इज़ बीटिंग, तो उसी के बाद ही मैंने गाया है ये गीत। जूली वाले गाने पर अभी आते हैं, लेकिन आपने कहा कि पापा का ये कहना था कि पढ़ाई में अगर नुकसान ना हो तो ठीक है, गा रही है। तब आप पढ़ क्या रही थी? मैं स्कूल में थी, बस 10th स्टैंडर्ड में थी मैं तब। और हमारा एक्चुअली इरफान जी घर का माहौल बहुत अलग था। मतलब पापा फिल्म इंडस्ट्री में थे, मम्मी एजुकेशन में थी। पर हमारे को ज़्यादातर ये ट्रेनिंग दी गई थी कि एजुकेशन पहले, और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, दोनों कंजर्वेटिव थे। और ज़्यादा हम फिल्म इंडस्ट्री में पापा की ना ज़्यादा हम शूटिंग देखने जाते थे, ना हम उनकी कोई फ़िल्म रिलीज़ होती थी तो अगर बहुत लड़ाई वड़ाई होती थी तो वो भी नहीं देखने जाते थे। और बहुत अलग रहते थे हम फिल्म इंडस्ट्री से। और बस अचानक ही फिर वन डे जूली के लिए गाना करने और का इस तरह मौका जब मिला। आप उस वक्त तो 10वीं में पढ़ती थी, लेकिन फिर करते करते आपने पढ़ाई क्या पूरी कर डाली? आई डिड माई BA। मैंने BA किया सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से यहाँ पे। फिर MBA के लिए हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया। और जब तक वो टेस्ट दिया तब तक मेरे जूली का गाना बहुत पॉपुलर हो गया था। फिर मैंने मंथन का गाया, निशांत के लिए गाया। ये सब गाने बहुत पॉपुलर हो गए थे। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिले दोनों गानों के लिए। तो फिर मम्मी ने कहा कि या तो आप ये लाइन पकड़ लो या ये करो, दोनों साथ में नहीं हो सकता, बिकॉज़ MBA की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अब हमारा इतना नाम हो गया है इस फील्ड में, मम्मी हम इसमें आगे चलेंगे। तो फिर हमने म्यूज़िक को चुना। जिंगल्स वाले दौर को अगर याद करें जूली से पहले, तो कौन से ऐसे जिंगल्स हैं जिनमें हम आपकी आवाज़ पहचान सकते हैं? मैंने लिटिल लॉन्च किया था, जब अभी भी वो बहुत पॉपुलर है। फिर मैंने निरमा का गाया, पान पराग, और न जाने कितने हॉकिंस और लिप्टन चाय, मतलब एनी प्रोडक्ट आप कहें तो हींग से लेके और चॉकलेट तक, सब अमूल, तो बहुत सारे, मतलब हर आई वाज सो पॉपुलर इन जिंगल्स कि क्लाइंट्स कहते थे कि नहीं, वी वांट प्रीति टू सिंग आवर जिंगल। और फिर वो फिर कहते थे नो, शी शुड सिंग इन सारी लैंग्वेजेस में, उनको गाना है। सारे लैंग्वेज में मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली, आसामी, इन सब उड़िया। भाषाओं में आप गा लेती हैं? जी। मतलब वो सब सीख हाँ, के या कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं तो होते वो हैं? आपको बताते हैं मतलब exactly। आपका एक्सेंट वगैरह ठीक हाँ, जाए, ठीक है कि नहीं। इसके लिए जी जी जी, या इसके लिए सुपरवाइजर्स सुपरवाइजर्स। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको आप बिना सुपरवाइज़र के भी ठीक से मन से और गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी तो ऑफ कोर्स, बाकी का सुपरविजन हो तो अच्छा है। तो अब देखिएगा कि जिंगल्स के ज़माने में भी और भी तो सिंगर्स रही होंगी, लेकिन क्लाइंट्स आपको ही क्यों पसंद किया करते होंगे, इस पर आपने कभी गौर किया था? नहीं, शुरू में जब मैंने गाना शुरू किया तो कोई नहीं था, वेरी फ्यू वाज देयर। कृष्णा जी थी, कृष्णा कल्ले जी थी, और कोई नहीं था ज़्यादातर। और फिर धीमे धीमे और भी आए सिंगर्स, पर क्लाइंट्स क्योंकि उन्होंने अब आई कांट से क्यों, लेकिन वो प्रेफर करते थे कि मैं एक्सप्रेशन दे देती थी, हर जिंगल का अपना एक अलग एक्सप्रेशन। और मेरा हमेशा मकसद ये होता था कि 30 सेकंड में आप कितना दे सकते हैं बढ़िया। अगर प्रोडक्ट को आप खुशी से गाएंगे, उसमें ज़ील डालेंगे, और तो वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता था। तो इस तरह से, इसीलिए क्लाइंट्स कहते थे कि भी प्रीति गाएगी बिकॉज शी ब्रिंग्स ज़ील इनटू द प्रोडक्ट सिंगिंग।
और तब ये जिंगल्स गाते हुए एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इंसान थोड़ा सैचुरेशन पर पहुंच जाता है कि बहुत जिंगल्स गा लिए, कुछ तो आगे देखें, तो कुछ ऐसा कुछ एम्बिशन धीरे धीरे पैदा हुआ होगा कि ऐसा करें तो कुछ वो मंजिल वहाँ है, कुछ इस तरह का। मैंने कभी वो मंजिल की ओर देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो संगीत को लिया है टुक इट एज अ हॉबी। और हमेशा मम्मी पापा कहते थे कि डोंट, आई मीन, मिले काम ठीक है, पर इसके पीछे जाना, इसके लिए भागना या कोई एम्बिशन रखना, ये नहीं है। और मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं, बिकॉज आप बिज़ी स्कूल में थे 10th में, तो पढ़ाई, फिर कॉलेज गए तो पढ़ाई के साथ साथ ये जिंगल्स चलते थे। तो मैंने ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं सोचा था कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। नो, कभी नहीं सोचा था। और ये गाना कुछ आपने, जैसा कि होता है कि उसमें एक गुरु की भी ज़रूरत होती है, एक बाकायदा शिक्षा की बड़ी ज़रूरत मानी जाती है। ये ठीक है कि आपने शुरू तो बड़ा शौकिया ढंग से किया था, लेकिन वो दौर भी आया जब आपने कोई किसी गुरु के साथ बाकायदा शिक्षा ली। जब मैंने निशांत का गाना गाया था, वो बड़ा कठिन गाना था, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, जो सेमी क्लासिकल और बड़ा टफ गाना था। और भगवान की दया से वो एक टेक में ओके हो गया। पर उसके बाद जब मैं वो घर आई तो पापा ने कहा कि देखो बेटा, तुमने वो गाना गा तो दिया, पर अब ज़रूरत है कि यू शुड कीप अ गुरु फॉर योरसेल्फ। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल जिया जाए ना, जिया जाए ना। मैंने जब जूली का गाया तो मेरे पास कोई गुरुजी नहीं थे, मंथन में नहीं थे। पर जब मैंने निशांत का गाया तो इट वाज वेरी टफ। तो फिर मैंने जगन्नाथ प्रसाद जी, जो मेरे गुरुजी थे, अब खैर नहीं हैं, वो रहे, तो उनसे सीखना शुरू किया मैंने। तो जगन्नाथ प्रसाद जी के साथ शिक्षा का वो दौर कैसा रहा, उस सिलसिले में बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे प्रीति जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं प्रीति सागर के साथ, जो कि एक बड़ी ही मशहूर गायिका हैं। जैसे गाना शुरू हुआ तो महबूब स्टूडियो में ये शुरू हो गया कि ये कौन गा रहा है, ये लता जी तो नहीं है, ये आशा जी तो नहीं है, तो ये कौन है, फिर कौन गा रहा है ये गाना। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर गायिका प्रीति सागर। प्रीति जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि फिर बहुत बाद के दौर तक जाते जाते पंडित जगन्नाथ प्रसाद के साथ आपकी शिक्षा का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस अनुभव को एक थोड़ा सा स्केची ढंग से बताइए कि बिना शिक्षित हुए इतना कुछ तो आप गा चुकी थी, क्या नया उन्होंने आपकी गायकी और आपकी कला में जोड़ा होगा? जगन्नाथ जी के साथ मैंने जो सीखा तो सेमी क्लासिकल सीखा। पहले मुझे क्लासिकल का और सेमी क्लासिकल का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो उनके साथ जब मैंने सीखा तो राग सीखे, सेमी क्लासिकल सीखा। और वो ये कहते थे कि बेटा, तुम फिल्म में गाती हो तो बहुत क्लासिकल नहीं गाओ, मैं सिखाऊंगा, सेमी क्लासिकल आपको सिखाऊंगा। तो उनसे मैंने ये सीखा कि जो हरकतें लेते हैं तो उसका मॉड्यूलेशन कैसे होता है, रियाज कैसे होता है, सरगम क्या होता है। तो वो सब बातें उनसे बहुत सीखी और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। और तब अपनी शिक्षा के दौरान ख़ुद पंडित जी किस तरह पेश आते थे? मसलन के कुछ जो आप गा चुकी थीं उसने आपकी कला को एक ख़ास दिशा में चूँकि मोड़ दिया था, और बेशक वो सेमी क्लासिकल भी ही सिखाते होंगे, लेकिन कुछ बुराइयां वो हो सकता है कि आपके पास्ट प्रैक्टिस से आपको इंगित करते हों कि ऐसा ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु जी जो हमारे थे तो ज़रा बहुत सीनियर थे। उन्होंने मुकेश जी के गुरु जी थे, मेरे पिताजी के गुरु जी थे, और बहुत सीनियर गुरु जी थे। तो वो एक तो बहुत प्यार से सिखाते थे, और बेटा ऐसे कर लो, बेटा वैसे कर लो, और ज़्यादा वो
गलतियाँ कभी नहीं बताते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम अपने आप सीखोगे और अपने आप ही जैसे आप सीखते जाओगे अपने आप ही आपको पता लगेगा। आप सुनो, आपने गाया, आपको क्या लग रहा है, मैं तो कुछ भी कहूँगा, आप सुनो, आपने गाया, आपको कैसे लग रहा है। तो वो ऐसा नहीं था कि वो गुरु हैं तो क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको, नहीं ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, नहीं। वो बहुत प्यार से और मुझे सिखाते थे। एक जैसे एक ग्रैंडफ़ादर होते, वो एज के थे मेरे, इतने बुज़ुर्ग थे वो। तो बहुत प्यार से उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये गलत गाया तुमने, ये ठीक नहीं है। वो कहते तुम अच्छा गा रही हो और देखो। और एक कहते थे कि जो गाना आप गाओ ऐसा गाओ कि जो आम आदमी भी गा सकता है। कभी कभी मैं हरकत ले लेती थी ज़्यादा, तो कहते थे नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं हरकत लेना क्योंकि वो हरकत आम आदमी नहीं गा पाएगा। तो सीधा गाओ, बट अपना अपना जान जिगर उसमें लगा के गाओ, तो वो गाना ज़्यादा यादगार रहेगा। और वैसा नहीं कि आपको बहुत क्लासिकल उसमें डालना है या बहुत आपको ताने लेनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अपना दिल से गाइए, आप सुर में गाइए, वो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप जिंगल्स गाती रहीं तो जिंगल्स गाना तो उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं देता आपको, मतलब सुनने वाला ये कभी नहीं जान पाता कि इस जिंगल को कौन गा रहा है। जब तक आपने अभी हमको नहीं बताया था कि निरमा हो या लिरिल हो या इस तरह के प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए उनमें आपकी आवाज़ थी, तो हम नहीं जान सकते कि वो प्रीति सागर की आवाज़ है। सबसे पहली बार आपको अगर फिल्म संगीत प्रेमियों ने जाना और आपके नाम को पहचाना तो वो मेरा ख्याल है कि जूली फिल्म थी। जूली फिल्म आपके हिस्से में कैसे आई, क्या हालात थे, कुछ हमें उस किस्से को बताइए। जी, राजेश जी और राजेश रोशन। हाँ जी, राजेश रोशन जी और उनके पिता रोशन साहब जो थे, रोशन साहब ने और पापा ने अपना करियर साथ में शुरू किया था। अच्छा। मल्हार फिल्म से। और वो संगीत भी मल्हार का बहुत पॉपुलर हुआ था। तो जब उनको पता लगा कि मैं जिंगल्स गाती हूँ और उन्होंने सुने कुछ जिंगल्स मेरे, तो उन्होंने पापा से कहा कि अंकल क्या प्रीति मेरा गाना गा सकती है। तो पापा ने कहा देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि वो गा सकती है गाना तो ज़रूर गा देगी तुम्हारे लिए, वो नहीं है। तो पापा ने कहा तुम गाओगी बेटा गाना? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, देखते लेते हैं कैसा है क्या नहीं। तो फिर मैं स्टूडियो उनके रिकॉर्डिंग रिहर्सल रूम में गई, गाना सुना, गाना मैंने सेट किया वो गाना, फिर गाना गाया भी। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस दिन मैं गाने जा रही थी तो पहला गाना था, तो मैंने कहा पापा वेरी नर्वस है पहला गाना है। तो पापा ने मुझे एक ही बात कही कि बेटा देखो, वो आए थे आपके पास, आप तो नहीं गए थे, नहीं गा सकते हो कह दो सॉरी मैं नहीं गा सकती और आप निकल आना, डरने की कोई बात नहीं है। तो वही एटीट्यूड से मैं गई और महबूब स्टूडियो में हमारा गाना रिकॉर्डिंग हुआ और वहाँ पे, और मैं गई उसी एटीट्यूड से, नहीं गा पाएंगे तो नहीं गा पाएंगे, दैट्स ओके। और फिर मैंने गाना गाया और बहुत अच्छा सबको लगा। लेकिन जब गाना रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे यही लगा कि ये गाना ठीक है इंग्लिश है, कहाँ आएगा फिल्म में, किसी क्लब में पब में कहीं बज जाएगा, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी इस गाने की, पर अच्छा गाना है, वेरी लवली सॉन्ग। तो वो गाना ख़त्म हुआ, जब फिल्म आई तो मैं देखने गई तो मैंने कहा अरे ये तो हीरोइन पे ही फिल्म आया गया है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो गाना फिर बहुत ही पॉपुलर हो गया और आज मेरी वो पहचान वही गीत है। और तब वहाँ ख़ास तौर पर उस महबूब स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वहाँ तो काफ़ी वेटरन म्यूजिशियंस और बड़े बड़े लोग रहे होंगे जिनका नाम आप पापा से सुनती आई होंगी। उस माहौल में अपने आप को पाना, और तो कुछ याद कीजिए महबूब स्टूडियो में क्या माहौल था? स्टूडियो में नीचे बंडल बास की शूटिंग चल रही थी, तो राजेश खन्ना जी और शम्मी जी वहाँ पे थे। तो जैसे गाना शुरू हुआ तो महबूब स्टूडियो में ये शुरू हो गया कि ये कौन गा रहा है, ये लता जी तो नहीं है, ये आशा जी तो नहीं है, तो ये कौन है, फिर कौन गा रहा है ये गाना। तो किसी ने शम्मी जी से कहा कि ये मोती सागर जी की बेटी प्रीति गा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा मोती की बेटी गा रही है। तो दोनों ऊपर आ गए, महबूब स्टूडियो में ऊपर आ गए स्टूडियो में, और जब गाना रिकॉर्डिंग हो रही थी दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे, राजेश जी और शम्मी जी। जब मैं बाहर आई
तो बहुत उन्होंने सराहा कि ब्यूटीफुल सॉन्ग, और पापा से कहा तुम्हारी इतनी बड़ी लड़की है, तुमने कहाँ छुपा के रखा था? हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारी इतनी बड़ी लड़की है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा नाम ही जूली रख लिया था। अच्छा। तो जब भी कभी मैं उनसे मिलती थी तो वो यही कहते थे, हेलो जूली। हमारे लिए इस गाने की 2 लाइनें गुनगुनाइए तो सही, जूली की जी। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. क्या बात है। और अब देखिएगा कि शायद जूली का ये गाना और उससे पहले कभी बहुत पहले शांता आप्टे ने कोई एक अंग्रेज़ी गाना किसी फिल्म में गाया था। बहुत रेयर होता है कि कोई अंग्रेज़ी गाना गाया जाए, और ना सिर्फ गाया जाए बल्कि वो चार्ट बस्टर हो जाए। तो आज भी जब इस गाने की उस रिकॉर्डिंग और उसकी यादों को आप एक तरह से रिविज़िट करती हैं तो कैसा एहसास आता है मन में कि उस गाने ने कहीं एक तरह से आपको पूरी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग तरह से मकाम दिलाया? जी बिल्कुल, उस गाने ने मुझे बहुत बहुत एक फिल्म फेयर अवार्ड दिया। जितने भी अवार्ड्स थे इंडिया के, सब मुझे मिले, चाहे वो बंगाल फिल्म अवार्ड हो या आशीर्वाद अवार्ड हो, लायंस हो, रोटरी हो, कई तरह तरह के अवार्ड्स मुझे मिले हैं। ऑफ कोर्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उस गीत के लिए मुझे, और ना केवल इंडिया में पर विदेश तक में बहुत ज़्यादा मेरे जो इंडियंस हैं उन सब में भी ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। और मैं जैसे जहाँ जहाँ चलती थी, वहाँ से स्टूडेंट थी मैं, तो जहाँ जहाँ चलती थी मुझे घरों में से उस गाने की आवाज़ें आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग्स इट इज़। और तब देखिए कि जैसे राजेश खन्ना जी ने या शम्मी जी ने नीचे अंदाज़ा लगाते हुए एक बिल्कुल नई आवाज़ के बारे में एक अपना सवाल किया कि भाई आखिर कौन है, लता जी हैं नहीं, आशा जी नहीं हैं। यानी कि उस ज़माने में तो लता जी, आशा जी ही मुख्य गायिकाएँ थीं। और तब जबकि आप अपने जूली के इस गाने से बिल्कुल लोगों के बीच, लोगों के दिलों में राज करने लगी थीं, उसके बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए। उसके बाद मैंने फिर गाने गाए हैं, काफ़ी गाने गाए हैं। आनंद आश्रम है, और बहुत फिर जन्म लेंगे हम, बापी दा के साथ गाए हैं, शंकर जयकिशन जी के साथ गाने गाए हैं, नौशाद जी का एक गाना गाए हैं, काफ़ी गाने गाए। पर जो गाने बहुत उभर के आए हैं मेरे, वो गाने मैंने वनराज भाटिया जी के लिए गाए हैं। जैसे मंडी, मंथन, भूमिका के तुम्हारे बिन जीना लगे, मंथन का मेरो गाँव काठा पार जो फोक सॉन्ग है वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो ये चंद गाने मेरे ज़्यादा पॉपुलर हुए, बाकी मैंने गीत तो बहुत गाए हैं। बट मैंने कभी गीत के लिए भागने नहीं कोशिश की। जब गाने आते थे मेरे पास तो मैं बड़े प्यार से गाती थी, पर कभी मैंने जैसे कहते हैं ना, लोग बाग जाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स की ऑफिस में जाते हैं गाने के लिए, स्ट्रगल करते हैं, मुझे भगवान की दया से कभी नहीं करना पड़ा। बेशक आप नहीं गई होंगी प्रोड्यूसर्स के पास और म्यूज़िक कंपोज़र्स के पास, लेकिन श्रोताओं ने तो इस कमी को महसूस किया कि अगर आप जाती तो शायद कुछ और श्रोताओं का मुझे बहुत प्यार मिला है, और आज जो भी मैं हूँ वो सब इन श्रोताओं की वजह से ही हूँ, और उनका प्यार हमेशा बना रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह से बना रहेगा। और ना ही केवल मुझे फिल्म गीत मैंने गाए हैं, मेरे बच्चों की नर्सरी राइम्स मैंने जो गाए हैं उसमें भी मुझे श्रोताओं ने बहुत प्यार किया है, बच्चों ने बहुत प्यार किया है, और बच्चों के लिए मैं बहुत करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। और गीत, गज़ल्स और मेरे भजन्स बहुत लोकप्रिय, लोगों को पसंद आए हैं। तो श्रोताओं ने मुझे बहुत सराहा है, प्यार दिया है और इज़्ज़त दी है, और आई होप ऐसे ही बना रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि श्रोताओं ने आपके बेशक उंगलियों पर
गिने जा सकने वाले वो बहुत पॉपुलर गानों को बहुत प्यार दिया। और बाकी जो चीज़ें आप बाकी जो गीत आपके हैं, चाहे वो नर्सरी राइम्स हों या कानों में पड़ने वाले जिंगल्स हों, वो सब चीज़ों के लिए प्रीति सागर जानी जाएंगी। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रीति जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं प्रीति सागर के साथ, जो कि जानी मानी गायिका हैं। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। बदल गई मैं तो एक नज़र में, बदल गई मैं तो एक नज़र में, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में प्रीति सागर हैं आज हमारे साथ, जिनके गाए हुए मधुर गीतों की स्मृतियाँ आपके मन में आज भी हैं। प्रीति जी, ब्रेक से पहले हम ये बात कर चुके हैं कि बेशक थोड़े से ही गाने आपने फिल्मों के वो वाले गाए जो चार्ट पर बहुत ऊपर आ गए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपके सैकड़ों हज़ारों और दूसरे भी गाने हैं और बच्चों के लिए गाए हुए और जिंगल्स वगैरह। इसके अलावा भी आप पता नहीं क्या क्या करती होंगी। ये तो संगीत के प्रति आपका शौक़ ही है जो लगातार आप गायन में लगी रहती हैं। लेकिन जैसे कि आप ये भी जानती हैं कि आप ख़ुद भले ना भागी हों और जो दूसरी गायिकाएं भागती रही हों, और यहाँ तक कि कुछ नई गायिकाओं को इंटर करने से उसमें कुछ डेलिबरेट कोशिश भी करती रही हूँ। मसलन कि अगर हम सुमन कल्याणपुर की बात करें, सुधा मल्होत्रा की बात करें, मुबारक बेगम की बात करें, ये सब अपनी अपनी तरह की महान गायिकाएं थीं, लेकिन उनको फिल्मों में उनका वैसा ड्यू नहीं मिल पाया। छोटी छोटी पारियां खेलकर वो अपने दूसरे कामों में लग गई। इस सिलसिले में आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक्चुअली इस सिलसिले में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, किसी की अपने अपने उनका वो है कि कौन कितना गा पाया। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला है और मेरे पापा की वजह से जितने भी गायक हैं, रिकॉर्डर्स थे, सब मुझे बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, बेटा बेटा करके करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एडवांटेज रहा कि बीइंग मोती सागर जी डॉटर मुझे बहुत प्यार मिला और कभी मुझे ये जो कठिनाई कहीं भी फेस नहीं करनी पड़ी। और आपने ये जो बदलता हुआ दौर अपने आँखों के सामने देखा, जिसमें पहले ये जो एकॉस्टिक्स का ये जो पूरा म्यूज़िक रिकॉर्डिंग का और अभी ये पूरा डिजिटल हो गया, इन दोनों दौरों में भी आपने गाया नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। सारे जो ये अनु मलिक के साथ, राजेश जी के साथ, बापीदा के साथ, ये सब जो गाने गाए थे मैंने, वो सब म्यूजिशियंस के साथ गाए थे, वनराज भाटिया जी के साथ। और अब जो दौर है सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो ईश्वर की दया से मुझे दोनों का एक्सपीरियंस मिला है और ये मैं समझती मेरी खुशनसीबी है कि मुझे दोनों का ये दौर मिला है। और जो पहले म्यूजिशियंस के साथ हम गाते थे उसका मज़ा ही और होता था। और अगर ड्यूट होता था तो जैसे मैंने रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब के साथ सबके साथ गाया, महेंद्र कपूर जी के साथ, तो गाते समय हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे। तो ऐसा लगता है जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे रफ़ी साहब के साथ मैंने एक धोती लोटा चौपाटी की कव्वाली गाई थी, चल गया हुस्न का तीर चल गया, इस पे चल गया, उस पे चल गया, हुस्न वालों पे चल गया। तो बड़ा मज़ा आता था। वो खड़े रहते थे बराबर में और स्माइल करते हुए गाते थे और मैं उनको स्माइल करते हुए गा रही हूँ और बीच बीच में वो होए होए हाय हाय करते रहते थे। तो एक वो अलग ही एक उस गीत में एक मज़ा सा आता था गाने के लिए। और रफ़ी साहब इतने अच्छे इंसान थे, तो कभी कोई अंग्रेज़ी में आके मुझे कुछ बोल देता था तो कहते थे बेटा ये क्या कह रहे थे।
तो वो दौर का एक अलग ही मज़ा था महेंद्र कपूर जी के साथ। वो भी गाते-गाते कुछ सुझाव दे देते थे। मन्ना डे साहब, एक्सीलेंट सिंगर्स, मुकेश जी, उनके साथ भी मैंने एक गाना गाया था। तो ये इन सब के साथ गाने से एक अजीब एक्सप्रेशंस, एक ऐसा लगता है गाने में एक सोल है। और बस उसमें एक ही प्रॉब्लम होती थी कि जैसे गाते-गाते अगर किसी का म्यूजिशियन का कुछ गलत हो गया या हमने गलत गा दिया तो तो फिर पूरा दोबारा गाना शुरू शुरू से गाना पड़ता था। तो वो एक वो थोड़ा था। अब क्या है कि सब रेडी है, आप गा के आ जाइए, फिर मेल सिंगर आके गा जाएंगे, फिर ट्रम्पेट वाला आके गा जाएगा। तो अब गाने तो वैसे बन ही रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग स्टाइल था, एक अलग मज़ा था उसका, इसका एक अलग मज़ा है। और जैसा कि आपने कहा रफ़ी साहब के साथ भी गाने का आपका एक्सपीरियंस है, महेंद्र कपूर या मुकेश साहब के साथ भी आपने गाया। प्लेबैक सिंगिंग के बारे में कहा जाता है कि एक अच्छा प्लेबैक सिंगर वो भी है जो एक्टिंग गाते हुए में अपने गाने को एक्ट कर सके। बिल्कुल। ये उसकी एक बड़ी क्वालिटी बताई जाती है कि अगर आप शुद्ध रूप से क्लासिकल ट्रेनिंग से आए हुए हैं और एक्टिंग का आपके अंदर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसे फिल्माया तो जाना है किसी एक्टर पर, तो वो आप ख़ुद भी अगर देखें तो एक्टिंग की दुनिया में अगर उतरी होती तो गायक और उतनी ही कामयाब होती हैं। आपने क्या एक्टिंग भी कभी आजमाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल आज़माई नहीं, मुझे ऑफ़र्स बहुत आई थी, पर मैंने कभी एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया आज़माना, क्योंकि मेरे एक तो मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ नहीं, ना बन सकती थी। ये आपको कैसे पता कि आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं? अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं। और दूसरा एक मेरा सेल्फिश रीज़न भी था कि एक सिंगर की जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, वो कभी एज नहीं होती हैं। एंड एक्ट्रेस के लिए आपके कुछ साल ही आप एक्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद एज ग्रोज और फिर आप फेड आउट हो जाते हैं। एक सिंगर के लिए उसकी वोकल कॉर्ड हमेशा रहती है, तो यू कैन हैव अ लॉन्गर स्पैन ऑफ सिंगिंग एज एंड इन द इंडस्ट्री और एनीवेयर, बट एक्ट्रेस के लिए लिमिटेड टाइम है, तो आई प्रेफर टू स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। अब हम यहाँ पर सवालों का एक दूसरा सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने ही गाए हुए कुछ गानों की दो एक लाइनें हमारे लिए गाएं, ताकि हमारे देखने वाले इस वक्त जिस गायिका के सामने हम बैठे हैं उनके मुंह से सीधे सुन सकें। मैं मंथन का पहले गीत सुनाती हूँ आपको। वो ये अंग्रेज़ी गाना था, फिर उसके बाद मुझे फोक गाने का, ये दूसरा गाना यही था, मंथन वाला। तो वो मैंने जब गाया तो मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो श्याम बेनेगल जी ने कहा कि प्रीति, आई डू नॉट वांट यू टू साउंड लाइक जूली प्रीति, आई वांट यू टू साउंड लाइक, यू शुड, आपकी आवाज़ ऐसी लगनी चाहिए जैसे किसी गांव में एक रबारन गा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाना शुरू किया। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टौको गाए, मारे घर आंगन ना फूलो ना, ओ मारे घर आंगन ना फूलो ना, हे मारे गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टौको गाए, मारे घर आंगन ना फूलो ना, हमारे घर आंगना ना भूलो ना। क्या बात है। तो जब मैंने ये गाना गाया इरफान जी, इसके बारे में मैं 2-3 दिन तक बोल नहीं पाई, क्योंकि इतना चिल्ला के मैंने ये गाना गाया था, तो आवाज़ बैठ गई मेरी, तो 2-3 दिन तक आई कुडंट स्पीक। अच्छा। फिर मेरा ये गाना बहुत पॉपुलर है, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, भूमिका का है। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, बलम जी तुमसे मिला के अखियाँ, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बदल गई मैं तो एक नज़र में, बदल गई मैं तो एक नज़र में, बलम जी
तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। बहुत बहुत सुंदर। और एक और गीत मुझे याद आता, मुझे बहुत पसंद है, वो है आनंद आश्रम का गाना, मैंने यशोदा जी के साथ गाया था। तुम इतनी सुंदर हो, सारी दुनिया दीवानी होगी, ये शुरू हुई तुमसे, तुम्ही से ख़त्म कहानी होगी, आहा तुम कितनी सुंदर हो। क्या बात है प्रीति जी। हम देखते हैं कि ये जिंगल्स और फिल्म सॉन्ग तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने बहुत तरह की सिंगिंग स्टाइल को आजमाया। इसके बारे में कुछ बताइए। अ, मैं समझती हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी देन है मुझे, और मेरे श्रोताओं का प्यार है कि उन्होंने मुझे हर टाइप के सिंगिंग में सराहा है। मैंने गज़ल्स गाई हैं, भजन गाए हैं, गीत गाए हैं, इंग्लिश नर्सरी राइम्स सब गाए हैं। तो एक कलाकार के लिए इतनी वैरायटी हो जाती है, ये एक और लोग उसको फिर एक्सेप्ट करना, या तो कभी फिर कोई सिर्फ गज़ल सिंगर है, भजन सिंगर्स हैं, पर इतना वैरायटी में जो गाने को मिलता है, वो मैं समझती हूँ बहुत ही एक दया है भगवान की, जो मेरे को मुझे लोगों ने सराहा हर उसमें। जैसे एक मेरी भजन्स हैं, बहुत पॉपुलर हैं। आई लाइक टू से एक लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारी आई हूँ, ये ना देखो मैं कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई हूँ, भगवान मुझे भी अपना लो। तो एक भजन का स्टाइल है मेरा। एक मेरी गज़ल बहुत पॉपुलर हुई जी। थी, ये है, चांद नजरों में मुस्कुराया है, मेरे खत का जवाब आया है, चांद नजरों में मुस्कुराया है। या फिर बच्चों की नर्सरी राइम ले लीजिए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तो ये अलग अलग गायकी में मुझे बहुत मज़ा आता है, ये अलग स्टाइल गाने में। किसी जिंगल की भी कोई लाइन हमको सुनाइए जो बहुत पॉपुलर, सब लोगों के कानों में है। लिरिल का जो मेरा जिंगल है, जी। काफ़ी पॉपुलर हो गया था। आई जस्ट ट्राई टू सिंग इट एंड देखती हूँ। ला 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 ला। देखिए जिंगल था मेरा, पॉपुलर था। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। बहुत बहुत मेरे जिंगल्स गाएंगे। तो अच्छा, अंग्रेज़ी में गा लेने की ये जो एफर्टलेस आपकी आदत है, ये जैसे ख़ासतौर पर जूली में जब आपने गाया तो लग रहा था कि भाई ये तो इंग्लिश सिंगर जैसे ही कुछ है, ये कैसे हुआ होगा? कॉन्वेंट स्कूल में तो हम पढ़ते हैं, फिर तो अंग्रेज़ी तो
हमें आती ही थी। और एक मैंने स्टाइल अडॉप्ट कर लिया था, एक सिंगिंग कैसे करते हैं अंग्रेज़ी स्टाइल में। तो इस तरह से वो बहुत आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनती रही होंगी। सुनती भी रही थी, इतना नहीं, बट एक नेचुरल आया था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत नेचुरली मैंने गाया वो गाना। मैंने कुछ किसी को दिमाग में रख के या कुछ ऐसे करके नहीं, मैंने कहा अपना स्टाइल है, मैं जैसे गाती हूँ वैसे मैंने गा दिया। और तब ये रोशन जी ने चूँकि कंपोज़ किया था, तो रोशन जी भी कुछ बीच-बीच में बता रहे होंगे कि कैसे इसको हाँ। ठीक से उस वो लग एक्सप्रेशंस बता रहे थे। Expression. राजेश वो बोलते थे कि cause love you know अच्छा। तो जैसे लहराना, that time is fleeting time, तो जैसे एक्सप्रेशंस उन्होंने बहुत बताए इस गाने में। और काफ़ी उनका इनपुट रहा है। प्रीति जी, अभी इन दिनों आप क्या करती हैं? इन दिनों हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, जो पापा के देहांत के बाद मैंने और मेरी सिस्टर नमिता ने टेकअप किया है। और हम इसमें फ़िल्म्स बनाते हैं, कॉर्पोरेट फ़िल्म्स, पब्लिक सर्विस फ़िल्म्स, और ये जो आप मैसेज फ़िल्म्स जो है, तो बहुत सारी ये फ़िल्में बनाते हैं। बच्चों के लिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं इसमें, तो बहुत कुछ कर रहे हैं इसमें। इस प्रोडक्शन वाले काम में आपकी गायकी का रोल कहाँ पर आता है? जितना भी इसमें म्यूज़िक है, जिंगल है या जो भी गाना उसमें बनाते हैं, वो सब मैं ही गाती हूँ, और म्यूज़िक मैं ही उसका कंपोज़ करती हूँ। और मैं प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हूँ। तो हमने ये देखा पापा के बाद, पापा ने हमें ट्रेनिंग दी थी दोनों को, मुझे और नमिता को, कि एक फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में सब कुछ सीखना। संगीत तो चल ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए, थोड़ा चेंज किया जाए। तो हमने पापा से कहा, पापा हमको भी सीखना है ये जो आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राइट फ्रॉम स्पॉट बॉय टू एडिटिंग, लाइटिंग, कैमरा के पीछे, स्क्रिप्टिंग, सब उन्होंने हम दोनों को ट्रेन किया। और उनके बाद फिर हमने सारा मतलब फ़िल्में बनाने लगे हम भी। तो एक ये अलग लाइन है, एक अलग मज़ा है इसका, और बहुत एंजॉय करते हैं। और बहुत सारी फ़िल्में हम सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए हमने फ़िल्में बनाई हैं, कॉर्पोरेट फ़िल्म बनाई है, एडवर्टाइजमेंट बनाई है, बहुत सारा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं अभी हम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपने हमारे लिए थैंक यू ये सो वक्त मच। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी मशहूर गायिका प्रीति सागर। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। सावन के दिन